हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपको हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए, हमने देखा था पिछले वीडियो में परासरण दाब। आज आगे हम जो है परासरण दाब के अनुसार कौन कौन से प्रकार के विलयन होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। उससे पहले कल की थोड़ी चीज जो है रह गया था, है ना। उसमें अब पिछले वीडियो का जो है परासरण दाब की निर्भरता जो थी उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू आगे लेके चलेंगे। ठीक, तो कॉपी पेन तैयार रखें और हमारे साथ करते चलिए। परासरण दाब की निर्भरता। परासरण दाब की निर्भरता। परासरण दाब की निर्भरता। परासरण दाब किस किस पे निर्भर करता है और कैसे कैसे। तो हमने देखा था पिछली वीडियो में कि परासरण दाब जो है वह उसकी सांद्रता पे निर्भर करता है। परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी सांद्रता के समानुपाती होती है। सांद्रता जितना ज्यादा होगा परासरण दाब जो है उतनी, देखो, सांद्रता जितना ज्यादा होगा विलायक के कण उतने तेजी से गति करेंगे, और तेजी से गति करने वाले विलायक के कणों को रोकने के लिए उतना ज्यादा वाष्प दाब लगानी पड़ेगी। ओके, तो वाष्प दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा था, जो वाष्प दाब होता है वह समानुपाती होता है ताप के समानुपाती। मतलब यह कि विलयन में ताप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो विलायक के अणुओं का जो गति होगा वो बढ़ेगी। गति बढ़ने से ये जो है तेजी से गति करेंगे, है ना। विलायक के कण तेजी से गति करेंगे, तो उनकी तेजी से गति करने को रोकने के लिए उस पर ज्यादा वाष्प दाब लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से वाष्प दाब जो है सांद्रता और ताप दोनों के समानुपाती होती है। अब देखते हैं इन दोनों को संयोजन करने पे, दोनों का संयोजन, हम दोनों को जो है आपस में जोड़ के देखते हैं। ये दोनों रिलेशनों को आपस में जोड़ के देखते हैं। तो जब दोनों रिलेशनों को आपस में संयोजन करते हैं तो ये हो जाता है, देखो, इसके भी समानुपाती है, वाष्प दाब ताप के भी समानुपाती है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। ओके, सांद्रता और ताप के डायरेक्टली समानुपाती है। ओके, है ना। कैसा है ये? समानुपाती। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक का गुणा होता है, जिस नियतांक जो आर है, ठीक है, इसको इनके बीच में लिख दिया हूं। ये जो है क्या है? नियतांक है। ठीक, ये क्या है? नियतांक है। ओके, तो अपने पास क्या आ गया? पाई इक्वल टू सी आर टी। अब चूंकि सी बराबर सांद्रता बराबर विलेय का मोल बटे आयतन, तो मोल बटे आयतन। अब सी के जगह पे मोल बटे आयतन अगर लिखोगे तो पाई इक्वल टू एन वी आर टी। तो इनके बीच में संबंध जो है क्या निकल के आ जाता है? पाई बराबर एन बटे वी आर टी, है ना। ये जो है यहां से निकल के आएगा। अब इस रिलेशन में देखें कि पाई क्या है? ये वाष्प दाब है। क्या है? वाष्प दाब। सी क्या है भाई? सी जो है ये सांद्रता है, विलयन की सांद्रता। और सांद्रता बराबर क्या होता है? सांद्रता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। इसको और इसमें लिखा जाए तो विलेय के जो मोलों की संख्या है वो n और आयतन v। इसी वैल्यू को हमने यहां रखा। ओके,
ठीक है भाई। नेक्स्ट है आर। जो कैपिटल आर है यह एक नियतांक है, कांस्टेंट है। आर एक कांस्टेंट, ओके। और टी क्या है, यहाँ पे ताप है। ठीक, तो इस तरीके से परासरण दाब की निर्भरता सांद्रता और ताप पर होती है, और दोनों को रिलेशन से पाई बराबर एन अपॉन वी आर की रिलेशन निकल के आ जाता है। ठीक, ये पिछली अब वीडियो का हिस्सा है, तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को जो है पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए भाई अब शुरुआत करते हैं जिस पे इस वीडियो पे पूरी चर्चा होगी उसकी, और वह है परासरण दाब के अनुसार विलयनों का वर्गीकरण। परासरण दाब के अनुसार विलयनों का वर्गीकरण। परासरण दाब के अनुसार विलयनों का वर्गीकरण, ओके। ठीक, सबसे पहले देखते हैं, एक विलयन है जिस विलयन का नाम है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको समझाता हूं। वे विलयन जिनके परासरी दाब ऐसे विलयन जिनके परासरी दाब समान होते हैं, है ना। ऐसे विलयन जिनके परासरी दाब समान होते हैं, ऐसे विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं। होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कहलाते हैं, ओके। समपरासरी विलयनों में विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती है। समपरासरी विलयनों में जो, या विलयनों की लिख देते हैं, परासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। ठीक, ओके भाई। ऐसे विलयन जिनके परासरी दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो विलयन है, विलयन नंबर 1, विलयन नंबर 2। इन दोनों के जो है परासरण दाब क्या है, समान है ना। तो इसका परासरण दाब मान के चलो
π1 है, इसका परासरण दाब π2 है। ठीक, तो समपराशरी विलयन में क्या होते हैं, दोनों के परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, तो दोनों के परासरण दाब समान होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि π1 इक्वल टू π2, ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, और पाई बराबर हम लोगों ने देखा था कि पाई की वैल्यू कैसे निकली थी, पाई बराबर CRT, है ना, ऐसे निकली थी, पाई बराबर CRT, है ना। क्लियर है, रिलेशन था ताप और सांद्रता के लिए। तो इसके लिए अगर उसको लिखें CRT के रूप में लिखें तो पहले वाले की सांद्रता C1, ठीक, R तो नियतांक है, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक, T भी, ताप भी जो है नियत है, तो दोनों के लिए सेम रहेगा। और इधर देखें तो इधर C2RT, ओके, इस तरीके से समझ आ रहा है। अब ये RT दोनों साइड है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया क्या, C1 बराबर C2, यानी दोनों की सांद्रताएं कैसी हैं, बराबर हैं। दोनों की सांद्रताएं भी कैसी हैं, बराबर है ना। परासरण दाब समान है, मतलब उनकी सांद्रताएं भी कैसी हैं, बराबर हैं। ओके, इनकी सांद्रताएं भी कैसी हैं भाई, बराबर हैं। ठीक, अब देखते हैं कि सांद्रताएं बराबर है, मतलब इनके मोल, विलेय के मोल इनमें बराबर है। क्या विलेय के मोल क्या बराबर है भाई, विलेय के मोल। तो मोल बराबर क्या होगा, मोल बराबर होगा उसका भार बटे विलेय का अणुभार। ओके, मोल बराबर भार बटे उसका अणुभार। अगर मोल अपन मान लेते हैं ये N1 है पहले वाले के लिए, तो पहले वाले विलयन में जो विलेय का भार है वो W1 है। कितना है, W1। ओके, और उसका अणुभार है ना, अणुभार जो है उसका अणुभार M1 बटे V1। ठीक, तो इसीलिए दूसरे विलयन के लिए क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन V2। तो इन वैल्यूज को यहां पे इसके सांद्रता के पर रखने पर, सांद्रता में रखने पर, है ना। अच्छा, इसको एक अलग रिलेशन है, और C बराबर क्या होता है, N अपॉन V, C बराबर N अपॉन V। क्लियर है ना, C बराबर N अपॉन V। तो यहां देखेंगे तो C1 के लिए अगर देखेंगे तो ये N1 अपॉन V1 हो जाएगा, यहीं इसके लिए देखें तो N2 अपॉन V2 हो जाएगा। क्लियर है, ओके, है ना। तो अब इस N1 की वैल्यू वहां से यहां रखेंगे, N2 की वैल्यू वहां से यहां रखेंगे। ठीक, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले इसमें इसको समझते हैं। यहां तक हो गया, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया जी, ठीक है। तो क्या था भाई, अपने पास था C1 बराबर C2। C1 के लिए अगर निकालें तो ये निकल के आया था N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2, है ना। ओके, इस तरीके से, और N1 की वैल्यू वहां से निकाल के अपन को रखना है। N1 बराबर कितना है, W1 अपॉन M1 इंटू V1। तो N1 है ना, N1 अपॉन M1 V1 बटे यहाँ पे V1 है, बटे यहाँ पे क्या है, V1 है। ओके, ठीक है भाई। और यहाँ पे N2 के लिए अगर रखें, N2 के लिए रखें तो यहाँ पे N2 अपॉन, सॉरी, N2 बराबर W2 अपॉन M2 V2 अपॉन जो है इधर V2 है। क्लियर है भाई, इस तरीके से, है ना।
इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज हैं। तो फाइनली जब इसको आप देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इन सब को पुट अप करने के बाद, तो वो निकल के आएगी। ये जो है इनके बीच में रिलेशन है, तो सॉरी यहाँ पे W1, इसको देख लें W1, यहाँ पे क्या है भैया W1, ठीक है ना। तो सबको पुट अप करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। ये N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2, ये जो दिख रहा है इसमें आपको N1 और V2 के मान यहां से रखने हैं। N1 और V2 के मान जो है यहां से आपको ले जाकर रखने हैं। क्लियर है? ठीक, इसको मिटा दें। तो W1 अपॉन M1 V1, ठीक, बराबर W2 बटे M2 V2, ठीक। जहां पे ये पूरे इसमें N1 और N2 ये क्या थे? N1 और N2 जो है ये मोल थे, उन विलयनों में विलय के मोल, ठीक है। W1 और W2 विलय के भार है, विलय के भार, W1 और W2 विलय के भार है। और वहीं V1 और V2 आयतन है, क्रमशः जो है ये क्या है भाई? आयतन है। ओके, ये क्या है? क्रमशः उनके आयतन है। और वहीं M1 और M2 दोनों विलयनों का ये अणुभार है, दोनों विलयनों का अणुभार। ओके, ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसमें क्या होता है? दोनों विलयनों के परासरण दाब जो है समान होते हैं, तो ऐसे विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन दोनों विलयनों में से, मान के चलो जो दो विलयन थे, इन दोनों विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वह अल्प परासरी विलयन कहलाता है, और जिसका परासरण दाब अधिक होता है वह अति परासरी विलयन कहलाता है। दो विलयनों में से, दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वह अल्प परासरी विलयन तथा जिस विलयन का परासरण दाब अधिक हो
अधिक हो उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। ठीक है भाई, दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी विलयन तथा जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। ठीक, तो इनके परासरण दाब मान के चलो हमारे पास दो विलयन है, विलयन ए और विलयन 2। इसका परासरण दाब है पाई 1, इसका परासरण दाब है पाई 2। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। ठीक, पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, है ना। परासरण दाब इस वाले का अधिक है ना, इसका क्या है, अधिक है, परासरण दाब इसका अधिक है और इसका कम। जिसका परासरण दाब अधिक है वह अति परासरी विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अति परासरी विलयन। जिसका दाब कम है वह अल्प परासरी विलयन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से जिस विलयन की परासरण दाब कम है वह अल्प परासरी और जिस विलयन की परासरण दाब अधिक है वह अति परासरी विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है, अगला है जो प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, क्या है भाई, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है, यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो परासरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात अब विलायक के अणु विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई पहले लिख लेते हैं, यदि विलयन का परासरण दाब, है ना, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर यदि विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की दिशा बदल जाती है, परासरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात अब विलायक के अणु विलयन में से शुद्ध
विलायक की ओर गमन करते हैं, गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को की दाब को प्रतिलोम इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, ठीक, लगाने पर जो है विलयन परासरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात अब विलायक के कण या अणु विलयन में से शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, परासरण में होता क्या है, इस तरीके से पात्र होता है, ऐसा इन पात्रों में इधर शुद्ध विलायक भरा होता है, शुद्ध विलायक भरा होता है। इन दोनों विलयनों को जो है अर्धपारगम्य झिल्ली SPM अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे को जो है पृथक करते हैं। ठीक, ऐसे करके रखते हैं। तो नॉर्मली परासरण में होता क्या है, विलायक के कण विलायक के अधिक सांद्रता से यानी कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गमन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया परासरण। अब होता क्या है कि विलयन के अणुओं के या कणों के गमन को रोकने के लिए, है ना, विलायक के अणुओं के गमन को रोकने के लिए विलयन पर एक दाब लगा दिया जाता है, जिस दाब को लगाने पर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन कर विलयन की ओर जाना बंद हो जाता है ना, यानी कि विलायक के अणुओं का विलयन के अणुओं की ओर जाना अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दाब। जितना बल ऊपर से लगाया जाता है, जितने दाब पर इनके अणुओं का स्वतः गमन रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इस परासरण दाब से और अधिक अगर यहाँ पे दाब लगाते हैं, इस परासरण दाब से अधिक दाब यहाँ पे लगाएं, परासरण दाब से भी अधिक जब दाब लगाते हैं, दाब लगाने पर यहाँ पे परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर अब होता क्या है, इस विलयन में से विलायक के कण निकल के शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार विलयन में से विलायक के कणों का शुद्ध विलायक की ओर जाना परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, इस क्रिया को ही कहते हैं प्रतिलोम परासरण। क्या कहा जाता है इसको, प्रतिलोम परासरण। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये अणुएं जो है विलयन में से शुद्ध विलायक की ओर आती हैं और यह है प्रतिलोम परासरण। ठीक, समझ आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है भाई। ठीक, ये था प्रतिलोम परासरण। तो इस तरीके से हमने देखा समपरासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन, अति परासरी विलयन और
प्रतिलोम, परासरण। ओके, अब हमने जो अणु संख्या गुणधर्म देखे थे उनका एक शॉर्ट रूप जो है देख लेते हैं। अगर जैसे अगर कहीं पे आपको दिखाई दे कि डेल पी है ना, डेल पी इक्वल टू डेल पी अपॉन पी नॉट वन, ठीक, याद आ रहा है ये क्या है, इक्वल टू x2, है ना, ये है वाष्प दाब में अवनमन। ये क्या था, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। वहीं अगर अपन देखते हैं कि डेल टी बी, है ना, ये क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन क्या था, के बी एम इतना, तो ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा था जो था डेल टी एफ, यानी हिमांक में अवनमन। ओके, तो ये था के एफ इक्वल टू एम, क्या है, ये है हिमांक में अवनमन, ठीक। नेक्स्ट है फोर्थ, यह क्या था, परासरण दाब, तो पाई इक्वल टू सी आर टी, ये क्या है, परासरण दाब, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। तो इस तरीके से अगर ये दिखाई देता है तो आपको समझना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक का अंतिम वीडियो लेकर आएंगे, उसको आपको देखनी होगी। तो सभी को आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।